Hello everyone, this is CA Shejal and I welcome you all to my channel The Commerce Binge. अपनी जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी चैप्टर्स की, वहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने अपने लास्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझा था एंड उसके न्यूमेरिकल्स कई सारे सॉल्व करे थे. ठीक है, आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको अभी तक. तो अब हम लोग अपना जर्नल वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना, जर्नल यहाँ पर हम क्या समझेंगे, इसको क्यों बनाने की ज़रूरत है, क्या होता है ये, ठीक है, इससे फ़ायदे क्या क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे इस चैप्टर को समझना. सबसे पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, फॉर्मेट पढ़ेंगे इसका, फिर इसको बनाते कैसे हैं, वो स्टेप्स क्या होते हैं, उसको फॉलो क्या करा जाता है बनाने के लिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड फाइनली हम इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो सीखते हैं. अब ये है आपके बुक वाला जो मीनिंग है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा. इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा आपकी लाइफ का एग्जांपल देती हूँ. जर्नल का मतलब होता क्या है बेसिकली, कई लोग आपको मालूम होगा, अगर आप खुद जर्नल नहीं करते होगे तब भी आपको शायद ये कॉन्सेप्ट पता होगा. कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी जो लाइफ के रोज़ के जो चीज़ें होती रहती हैं, रोज़ के इवेंट्स जो होते हैं कि आज मैं कॉलेज गई तो आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें एक डायरी में रिकॉर्ड करने की आदत होती है उनको. जैसे डेट वाइज आज की डेट लिखी एंड आज क्या क्या हुआ, वो सब बस अपने थॉट्स को अपनी डायरी पर उतार देते हैं वो. तो इसको बोलते हैं जर्नल करना. उसी तरीके से बिजनेस भी जो है वो जर्नल करता है. क्या जर्नल करता है? अपने रोज के इवेंट्स को, ठीक है, डेट वाइज. ये जर्नल जो है हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया जाता है. क्यों बनाया जाता है? ताकि बिजनेस में जो 1000 तरीके के ट्रांजैक्शंस रोज हो रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जा सके. अब ये रिकॉर्ड क्यों चाहिए? ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर मैं अपने बिजनेस का एक फाइनल रिजल्ट निकाल पाऊँ, एक फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंच पाऊँ कि मेरा बिजनेस आज की डेट में इस पोजीशन पर स्टैंड करता है, इतना मुझे फायदा हुआ या इतना मुझे नुकसान हुआ. ये सब बातें हम इस जर्नल से निकाल सकते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर. इसीलिए हमको ये जर्नल बनाना पड़ता है. दिस इज बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव हैपेंड इन द बिजनेस इन सिंपल लैंग्वेज. इतना सा ही कॉन्सेप्ट था. इसको एक बार हम बुक वाली लैंग्वेज में भी देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है. देखिए, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये वो पहली जगह है जहां पर हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड आवर ट्रांजैक्शन. इसके बाद वो हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं आगे उस ट्रांजैक्शन का, बट दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी रिकॉर्डेड. इसीलिए इसको बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है. In which the transactions are first recorded. देखिए, in the chronological order हमेशा ये डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है. डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जर्नल. इससे पता चलता है कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेट पर हुआ था. किससे बनाते हैं हम ये? अकाउंटिंग वाउचर से. ठीक है, वाउचर बेसिकली क्या होता है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वाउचर. मतलब कि जैसे कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो आपको वो लोग बिल देते हैं, ठीक है, जब आपको पेमेंट करना होता है दे प्रोवाइड यू विद अ बिल. रेस्टोरेंट के लिए वो ही अकाउंटिंग वाउचर है. उससे वो जाकर अपने कंप्यूटर में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कि इन भाई साहब को मैंने ये खाना प्रोवाइड किया था. तो अकाउंटिंग वाउचर मतलब वो सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो उस ट्रांजैक्शन को वाउच करे, उसका एविडेंस दे. ठीक है, तो वही मैंने बताया यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि कैश मेमो हो सकता है, यानी कि अगर आपने कैश पेमेंट किया वो आपको कैश मेमो देगा. अगर आपका कैश में पेमेंट नहीं हुआ है तो इनवॉइस दी जाती है. या फिर परचेज बिल्स, जैसे कि आप कहीं से कोई सामान परचेज करके मेरा बिजनेस है, ठीक है, और मैं अपने बिजनेस में कहीं से कोई सामान परचेज करके लाई, उस बंदे ने मुझे परचेज बिल प्रोवाइड किया. अब मैं उस बिल से अपने कंप्यूटर में जाकर एंट्री कर लूंगी कि मैंने ये सामान इस दिन खरीदा था. तो वो एक तरीके से मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया. यहाँ पर आपको इसका भी मैंने थोड़ा थोड़ा मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया. इससे ज्यादा आपको अकाउंटिंग वाउचर का मतलब समझने की जरूरत नहीं है. चलिए, तो हमको समझ में तो आ गया, ये बेसिकली एक बुक है जहां पर मैं अपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हूँ बिजनेस के. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप. मैंने आपको बताया दिस इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट प्लेस जहां पर हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है. उसके बाद का स्टेप क्या होता है? लेजर. यानी कि जर्नल से मैं वो ट्रांजैक्शन उठाकर लेजर में भेज देती हूँ. और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग. व्हेन वी पोस्ट द जर्नल एंट्रीज
फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर, द प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग सिंपली। ठीक है, अब लेजर क्या होता है वो हम अगले चैप्टर में समझेंगे, अभी समझने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो आप, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, उसके बाद यहाँ से ट्रांजैक्शंस लेजर में जाते हैं। ओके, चलो अब फॉर्मेट पर आ जाते हैं, एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, डेट। ठीक है, डेट मैंने डाल दी यहाँ पर कि इस डेट को ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट डालनी होती है, उसके बाद पर्टिकुलर्स डालते हो। पर्टिकुलर्स में क्या होता है, बेसिकली जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा था वो हम यहाँ पर ही उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम उस अकाउंट का नाम लिखते हैं जो डेबिट हो रहा होता है, और उसके आगे DR डॉट लगा देते हैं। ठीक है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म हम DR डॉट लिखते हैं। तो अब क्या क्रेडिट के लिए हम CR डॉट लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करते। हम उसकी जगह पर यहाँ पर उस अकाउंट के नाम के पहले टू लिख देते हैं। ठीक है, टू कॉमा लगाओगे, उसके बाद उस अकाउंट का नाम लिखोगे जो क्रेडिट हो रहा है। पर्टिकुलर्स में हम यही काम करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये बात यहाँ पर लिखी जाती है। इसका एग्जाम्पल हम अभी आगे जाकर देखेंगे खूब सारे। ठीक, चलिए नरेशन क्या होता है, उसके बाद आपको ना ब्रैकेट में यहाँ पर एक नरेशन करके लिखना पड़ता है, ऐसे करके कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है नरेशन का, ये क्यों लिखा जाता है। अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का इंसान भी आपका जर्नल पढ़ रहा हो ना, तो उसको एक आइडिया लग जाए ये आखिर ये ट्रांजैक्शन किया क्या है, क्योंकि हर किसी को डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता है। तो नरेशन क्या हेल्प करता है उसको, वो समझने में हेल्प कर देता है। जैसे कि अगर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहले तो कैश अकाउंट आ जाएगा ना, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखकर दिखाई देती हूँ। ठीक है, कैश आ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो टू कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पर आ जाएगा। हमें तो समझ में आ रहे हैं कॉमर्स वाले बंदों को कि ये कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, बट नॉन कॉमर्स वाले को नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर कैसे लिख देंगे, बीइंग, हमेशा बीइंग से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, बीइंग कॉमा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ऐसे करके। इसका कोई ना सेट लैंग्वेज नहीं होती कि आपको इसी तरीके से लिखना है, इसका बेसिक अर्थ बस ये है ताकि आप सामने वाले को समझा सको ये एंट्री है क्या, बस। तो अपनी मर्जी से छोटा सा नरेशन लिखकर आ जाना, ये आपका इससे अगर आपने नहीं लिखा इसको ना एग्जाम में तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा इससे। लेकिन अगर आपने लिख दिया तो इससे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बट लिख के आना, इट इज लाइक नमक। ठीक है, नहीं हुआ तो मार्क्स काट लेगा, लेकिन अगर हुआ तो उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं लेजर फोलियो वाला कॉलम। ये LF जो है इसका मतलब है लेजर फोलियो। बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आफ्टर जर्नल हम लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंट्री लेजर फोलियो के किस पेज पर है यहाँ पर हम वो लिखते हैं सिंपली, बस एक रेफरेंस दे रहा है कि लेजर फोलियो के भैया उस पेज में ये एंट्री है। उसी सेम तरीके से लेजर जब आप बनाते हो ना, लेजर जब बनेगा उसमें एक जर्नल फोलियो होता है, वो क्या बताता है कि ये वाली एंट्री जर्नल के किस पेज में है। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स अपने लिख देते हैं। ठीक है, कि अगर कैश मान लीजिए जो है कैपिटल अगर आया था 5,000 रुपए का, तो कैश में भी यहाँ पर आप 5,000 लिख दोगे, और उसके जस्ट नीचे वाले रो में 5,000 आप यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि कैश हो रहा है डेबिट, कैपिटल हो रहा है क्रेडिट। बस इतनी सी बात समझ ली थी फॉर्मेट में। चलिए स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग पे आते हैं हम लोग। अब ये जो स्टेप्स है ना, 3 स्टेप्स, ये हमें बेसिकली क्या बता रहे हैं, हमें रिकॉर्ड कैसे करना है जर्नल में। ठीक है, जर्नल का मतलब वगैरह सब समझ आ गया, रिकॉर्ड कैसे करें वो बता रहे हैं। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इसको 2 मिनट अभी होल्ड पे रखते हैं, आगे अभी समझते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। ऑल्दो मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको डिटेल में जानना है उसे। ठीक है, अभी के लिए मैं बस रिविजन करवा रही हूँ। तो हमने देखा था कि 2 तरीके होते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाने के लिए। ठीक है, अपना जर्नल में एंट्री करने के लिए क्या क्या होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम अकाउंट्स का, और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है। मेरे हिसाब से जो आपको इजी पड़ेगा और जो थोड़ा सा फास्ट तरीका होता है वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मी, बट आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। ठीक,
चलिए मैं आपको दोनों तरीके रिवाइज करवा रही हूँ। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरा जो अकाउंट है, ठीक है, मैंने सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन देखना है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन, कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद मुझे ये देखना है कि वो जो अकाउंट है पर्टिकुलर, वो क्या पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अब ये होते क्या है, पर्सनल अकाउंट किस किस को कवर करता है, जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको कवर करता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कोई क्लब्स हो गए। कौन सा क्लब, पार्टी वाला क्लब नहीं, साइंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, इस टाइप के क्लब्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पर्सनल अकाउंट में कवर होंगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कैपिटल अकाउंट जो होता है, या ड्रॉइंग्स अकाउंट होता है, या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, इस टाइप के खर्चे, जिनके खर्चे या फिर रेवेन्यू जिनके पीछे ऐसे कोई शब्द लगे हों, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन एडवांस, ठीक है, अनअक्रूड, अक्रूड, इस टाइप की चीज़ें लगी हों, तो फिर वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली पर्सनल अकाउंट ही हो जाते हैं, राइट। सब पर्सनल अकाउंट का मतलब हमें समझ में आया, नेचुरल ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर ये कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड ये वाले जो खर्चे एंड रेवेन्यू मैंने आपको समझाया, जिसके पीछे आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ये सारे शब्द लगे हों, ठीक। चलो अब आते हैं वापस रियल अकाउंट पे आते हैं। रियल अकाउंट क्या हो सकते हैं, कोई भी टैंजिबल असेट्स या फिर इनटैंजिबल असेट्स आपकी बुक्स में होंगे, वो सारे रियल अकाउंट का पार्ट बनते हैं। किसको छोड़ के, डेटर्स को छोड़ के, ठीक है। डेटर्स जो है वो हमेशा पर्सनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी रेवेन्यू या कोई प्रॉफिट लॉस, कुछ भी कहीं से गेन्स लॉस हो रहे होंगे, वो सारे आपके नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब इनका करना क्या है, हमने टाइप ऑफ अकाउंट अगर मान लो कि आइडेंटिफाई कर लिया ये कि इस टाइप का अकाउंट है, अब उस पर रूल लगाना पड़ेगा। रूल क्या होंगे, देखो, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। डेबिट पर्सनल अकाउंट में मान लो कोई ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है, ठीक है, तो अगर जिसने रिसीव किया ना उसको डेबिट कर देना, और जिसने जो दिया है कोई चीज वो क्रेडिट कर देना। अभी आपको ये एंट्री से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बस मेरे साथ साथ आप एक ओवरव्यू ले लो इसका, ठीक है। रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें, मान लो कोई मशीन है, मैंने क्या बोला, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल असेट्स हो गए। कोई मशीन है अगर, तो किसको आप डेबिट करोगे, जो मशीन आई है बिजनेस में, जो मुझे बिजनेस में मिल गई, उसको आप डेबिट करोगे। जो बिजनेस से चली गई या जो भी मान लो असेट है वो बिजनेस से चला गया, तो वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हुए अगर आपको, ठीक है, एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट किए जाते हैं हमेशा। और रेवेन्यू, कोई भी इनकम या गेन्स जो होते हैं वो सब के सब क्रेडिट किए जाते हैं। ये एक पूरा कैप्सूल में आपका रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। अब एक बार मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। इसका मैंने आपको बहुत अच्छा सा एक निमोनिक दिया हुआ था, जिससे आप बिल्कुल आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी भी बता देती हूँ दोबारा से। जैसे ये आपका निमोनिक है, डेड, आपको ये एक वर्ड याद रखना है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका पर्टिकुलर अकाउंट है वो कोई असेट है, कोई लायबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट है, कोई रेवेन्यू है, पैसे आ रहे हैं मेरे पास, या फिर कोई खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है। इसमें आप बहुत ही इजीली क्लासिफाई कर सकते हो। इसको करने के बाद आपको ये वाला रूल लगा देना है। कैसे, मैंने यहाँ पर क्या बोला था, ई का मतलब यहाँ पर है एक्सपेंस, और ए का मतलब है यहाँ पर असेट, और ये इस डी का मतलब है डेबिट, और इस डी का मतलब भी है डेबिट। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक्सपेंस होगा सीधा सीधा डेबिट कर देना, या फिर कोई भी असेट आएगा मेरे पास तो उसको सीधा सीधा डेबिट कर देना। अब बस इतना सा याद रखना है। उसके बाद इसी से आप हर चीज ये पूरी टेबल बना लोगे। कैसे, एक्सपेंस का उल्टा रेवेन्यू, तो अगर एक्सपेंस होने पे डेबिट कर रहे हो तो रेवेन्यू होने पे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, रेवेन्यू होने पे क्रेडिट कर दोगे। असेट का उल्टा कौन है, लायबिलिटी एंड कैपिटल, तो अगर असेट को डेबिट कर रहे हो तो लायबिलिटी एंड कैपिटल को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। जस्ट इसका उल्टा। समझ में आई होगी बात। ये सब तब हो रहा है जब ये चीजें सबकी सब इंक्रीज हो रही हैं, तब ये इंक्रीज होने पर हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है, जस्ट इस पूरे प्रोसेस का उल्टा कर दो। बात समझ में आई।
जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट तो एक्सपेंस डिक्रीज होने पे क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट तो रेवेन्यू डिक्रीज होने पे डेबिट। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब इससे आगे मैं नहीं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेल देखनी है तो आप पुराना वाला वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में से, ठीक। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिंपल एंड कंपाउंडिंग एंट्रीज का। ये क्या बोल रहा है मैं आपको बता देती हूँ, आगे आपको ऐसी बहुत सारी एंट्रीज देखने को मिलेंगी। इट्स बेस्ट कि हम थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है। क्या होती है ये, आपको वैसे तो इस सिंपल एंट्री को देखकर एंड कंपाउंड एंट्री को देखकर समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए, सिंपल जर्नल एंट्री में क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट तो एक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक अकाउंट की बात होती है यहाँ पर। और हमें ये बात भी अच्छे से पता है कि जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा। ये किस वजह से होता है, ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम के कारण होता है। ये हमने अपने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा हुआ था कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है ना, उसका इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट होता है। ये बात हमने पढ़ी थी। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बोलता है कि एक ट्रांजैक्शन जितने से डेबिट होगा उतने से ही वो क्रेडिट भी होगा, बस इतनी बात बोलता है। उसने कभी ये नहीं बोला कि एक ही अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, कभी ये नहीं बोला। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना इसी का, कि एक अकाउंट को डेबिट कर दिया उतने, और क्रेडिट भी है जो है, दो अकाउंट्स को मिलाकर सेम अमाउंट बन गया डेबिट का। कैसे, देखो यहाँ पर तो सिंपल एंट्री आपको समझ में आ रही है कि हमने क्या किया, यहाँ पर परचेज किया है, ठीक है। कोई चीज़ कैश में अपने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने 500 रुपये से। क्यों, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट माना जाता है एंड इसको डेबिट कर दिया जाता है। और कैश जो है हमारे बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल एंट्री कर दी, 500 से डेबिट 500 से क्रेडिट। अब वही बात यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड दो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं। अगर इसका उल्टा होता कि दो अकाउंट्स डेबिट होते एक अकाउंट क्रेडिट होता, तब भी उसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, मल्टीपल अकाउंट्स अगर इन्वॉल्व हैं, मतलब या तो क्रेडिट में मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व है, या फिर डेबिट में मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व है, या दोनों में ही मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो हम उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो वो सिंपल जर्नल एंट्री है। बस इससे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कॉन्सेप्ट समझ भी गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर यह क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि परचेज किया मैंने और कुछ पैसा मैंने इमीडिएटली कैश में दे दिया और कुछ पैसा मैं उस समय नहीं दे पाई, तो ये दिनेश जो है ना, ये मेरा क्रेडिटर बन गया। यहाँ पर बस इतना बोलने की कोशिश हो रही है कि इतना पैसा मैं दिनेश को जब नहीं दे पाई तो ही बिकम्स माई क्रेडिटर एज ऑफ नाउ, ठीक। 500 रुपये का खरीद के लाई सामान, कैश दे दिया 300 रुपये, और बाकी का वो मेरा क्रेडिटर बन गया। बस ये सिंपल सी बात बताने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए, अब वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो काफ़ी लंबा सा एग्जाम्पल है एंड उसमें कई सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर करीब मैंने आपके लिए टोटल 16 ट्रांजैक्शंस ले रखे हैं बुक में से। जितने भी मुझे ऐसे लगे कि मुझे आपको करवाने चाहिए वो सब लिए हुए हैं मैंने। तो ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाना चाहती हूँ कि हर चीज़ का क्या लॉजिक है, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो एक काम करते हैं, हम इसका एक सेकेंड पार्ट बना देंगे, ठीक है। एंड इसके इमीडिएटली बाद मैं ये वाला पार्ट अपलोड करूंगी जहाँ पर मैं पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया, ठीक है। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। तो इस वीडियो के इमीडिएटली बाद आप वो एग्जाम्पल वाला वीडियो देखोगे तो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेट्स नॉट मेक इट वेरी लॉन्ग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। Thank you so much.